एजाज चौधरी साहब, अदरीस अली साहब एंड वेलकम। थैंक यू जी। थैंक यू जी साहब, ये बताइएगा कि मैं आपसे लेटेस्ट जानना चाहता हूँ कि अमेरिका का एक तैयारा रीफ्यूलिंग वाला तैयारा वो इराक में गिरा KC-135, और पीट हेग्सेथ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की है वाशिंगटन में, उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस है उन्होंने तस्लीम किया कि गिरा है। मिनाब स्कूल में जो बच्चों की शहादत हुई है, 165 बच्चे उसमें मारे गए हैं, उनके बारे में भी अब वो मान रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि ईरान ने किया है। आप बताइए कि क्या सिचुएशन है अमेरिका के अंदर इस जंग के हवाले से, जबकि नुकसान अमेरिकियों का बढ़ता जा रहा है और चार फौजी मजीद मारे गए हैं, कंफर्मेशन हो गई है। कैसे आप देखते हैं सिचुएशन को? देखो, मैं आज सुबह को पेंटागन में ही था इस ब्रीफिंग के लिए, और हमारी बातचीत पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन जो इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं उनसे हो रही थी। 14 दिन हो चुके हैं जब से यूएस और इजरायली हमले शुरू हुए ईरान पे। कोई 2000 के करीब ईरान में लोग मर चुके हैं, और ये सिचुएशन है कि जो टैक्टिकली जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी जारी है वो अमेरिका काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो सही चल रही है, कि ईरान के नेवल शिप्स को कोई 90 ऑड को मार दिया है, उनकी मिसाइल्स को मार चुके हैं और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मार चुके हैं। मगर एक जो बड़ा सवाल अभी यूएस में है और आंसर नहीं हो चुका है कि स्ट्रेटेजिकली ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का। वो ये मिसाइल्स तो कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, मगर ऑब्जेक्टिव क्या है। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद डिफरेंट चीज़ें कहते हैं। कभी कहते हैं कि रिजीम चेंज ऑप्शन है, गोल है, कभी कहते हैं कि ये जंग बस ख़त्म होने ही वाली है। जो एवरेज अमेरिकन है उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़े, मगर अब जो देखा जा रहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, $100 के करीब जो बैरल है, वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब डिबेट अमेरिका में काफ़ी चल रही है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। 12-13 यूएस सोल्जर्स अभी मर चुके हैं इस जंग में। तो आई थिंक जितना ये चलता रहेगा उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, और पॉलिटिकली प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए शायद काफ़ी मुश्किल हो आंसर करना। ठीक। एजाज चौधरी साहब, आप देख रहे हैं सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से, गल्फ में जो चल रही है इस वक्त। एक पीस मिशन भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेके कल सऊदी अरेबिया गए थे। इससे पहले उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात भी हुई है डिटेल से। आप क्या देखते हैं सिचुएशन को? क्या कोई पीस रिस्टोर हो सकता है, सीज फायर हो सकती है, ये जो पाकिस्तान ने कोशिश शुरू की है इसके बाद? कि पाकिस्तान की कोशिश तो ईरान और सऊदी अरब तक ही मुझे महदूद लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और ईरान के साथ हमारे अच्छे गुड ऑफिस हैं, बिकॉज हमने ईरान पे जो होने वाली जारियत को हर सतह पर, हर जगह पर मजम्मत की है उसकी। तो ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं, और हम उनको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब पे ना करें। सऊदी अरब तो ना अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ था, और वो बाकायदा इस मामले में इसराइल के खिलाफ एक किस्म के तना हुआ था, तो आप उसमें शामिल ना हो। वो उन्होंने सिर्फ एश्योरेंस मांगी कि सऊदी अरब से कहें कि उनका जो अड्डा है अमेरिका का वो इस्तेमाल ना हो। तो कोशिश तो बहरहाल यही है हमारे वज़ीर आज़म की कि चले दोनों के दरमियान अमन ही किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये दोनों के दरमियान जो है यानी अगर एग्रीमेंट है तो पाकिस्तान की फ़ौज भी लगेगी। तो मेरा तो कहना यह है कि जब दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान जंग हो, जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, तो हम ये नहीं समझते कि सऊदी अरब के सोल्जर्स यहाँ पे आ जाएंगे, या हम ईरान और सऊदी अरब के दरमियान है तो पाकिस्तान के सोल्जर्स चले जाएंगे। मकसद ये है कि ऐसे मौक़ों पर इन दोनों मुल्कों को कोशिश करनी चाहिए कि अमन कराएं। सऊदी अरब कोशिश करे कि तालिबान के साथ पाकिस्तान मिलकर कराए, और हमारा भी वही किरदार है। आप जाहिर आपका नॉलेज तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कल हुआ वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है मसूद पेज़ेश्कियान की, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है ईरानी सदर ने, और उसमें उन्होंने 3 शराइत दी हैं। एक ये है कि उनके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं ईरान के वो तस्लीम किए जाएं, रेपरेशंस जो मुदावा है माली तौर पे वो किया जाए उनका जो नुकसान हुआ है, और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल गारंटीज उन्होंने मांगी थी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें हो रही होंगी ना, और उसमें सिर्फ ईरान और सऊदी अरब की बात तो नहीं यहाँ पे हो रही। ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त, अमेरिका और इसराइल नहीं कर पा रहे, अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रहे, और ईरान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ईरान की ये तीनों शराइत जो हैं ये लॉजिकल हैं, और इनके साथ कोई बात आगे बढ़ सकती है, चाहे सारी मुकम्मल तस्लीम ना हो? जी, जो जंग का बड़ा कैनवस है ना, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था पाकिस्तानी सफारतकारी की। जो बड़ा कैनवस है
उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका हमसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कोई किरदार अदा करें। अलबत्ता मैंने कुछ सुना है कि ओमान को उन्होंने कुछ कहा है इस मामले में किरदार अदा करने के लिए। तो बाकी तो आपको पता है कि और कोई कुव्वतें बीच में आ ही नहीं रही है, किसी किस्म का किरदार भी अदा कोई नहीं कर रही है। बड़ी जो तस्वीर खींच रही है, जिस अभी इदरीस साहब ने भी बताया कि अमेरिका का इन्हिसार तो सिर्फ ये है कि हम कितना कि इनको मार सकते हैं, अब कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, मैस मर्डर करेंगे और मजीद अपने लिए बदनामी लेंगे। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि जो ईरानियों का जो एतमाद है वो पज़ेश्कियान साहब की इन शराइत से भी नज़र आता है कि वो शायद बड़े पुरज़्म हैं। उनका ख्याल है कि जंग तूल पकड़े बेशक हम संभाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास इतने ज़खायर हैं, अस्करी ज़खायर, मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, दूसरे साजो सामान के, और शायद अमेरिका, चीन और रूस की तरफ से भी उनको इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की मदद है कि वो शायद अभी इसको तूल देना चाहते हैं। और उनको ये भी अंदाज़ा है कि बैटल ऑफ नर्व्स है, और ये अमेरिका के अंदर तो चार किस्म के आपको पता है प्रेशर पड़ रहे हैं। एक प्रेशर तो ये है कि खुद अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि क्या ये हमारी जंग है या इसराइल की जंग को हम लड़ रहे हैं। और दूसरा ये है कि गल्फ़ की रियासतों को जितना नुकसान हो रहा है वो भी शायद, और बल्कि मैं समझता हूँ ऑफ रैम्प भी यही बनेगा कि वो जाके अमेरिका को कहें कि जनाब आप ये जंग रुकवाएं। और तीसरा है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं, वो मिसाइल जो है वो अब इसराइल के ऑरेंज डोम को पेनिट्रेट करके उधर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसराइल बता तो नहीं रहा, उन्होंने एक बैन किया हुआ है सारी इंफॉर्मेशन को, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि उनके पास उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी बात हुई तो मेरा ख्याल में अमेरिका को दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस जंग को रोकना शायद उनके लिए बेहतर होगा। जी ठीक है, इदरीस साहब आप फरमाइएगा, क्या अमेरिका इस बात पे आएगा जो अभी एजाज चौधरी साहब ने कही है कि वो जंग रोकने के बारे में सोच रहा है? पीट हेग्सेथ की आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी वहाँ मौजूद थे, सुनी है। अब जो चौधरी साहब ने कहा है कि कारपेट बॉम्बिंग और मैस मर्डर की बात हो रही है, वो कर भी रहा है ऑलरेडी अमेरिका, मकासद भी पूरे नहीं हो रहे। न्यूक्लियर यूरेनियम जो इनरिच्ड हुआ है वो अभी तक ईरान के अंदर है, आप हुकूमत वहाँ की गिरा नहीं सके, ईरान सरेंडर कर नहीं रहा, तो फिर अमेरिका को इसमें क्या मिल रहा है? और क्या अमेरिका के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है, ख़ास तौर पे जो स्कूल की बच्चियाँ मारी गई हैं, उसके बाद अमेरिकियों के ज़मीर पे कोई बोझ आया है कि नहीं आया? शुरू होने से पहले ये जंग कोई 40% लोग फेवर थे स्ट्राइक्स के, वो कम होता जा रहा है जैसे ही न्यूज़ निकल रही है कि ये पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, ये जो स्कूल स्ट्राइक हुआ है, लड़कों बच्चियों का स्कूल स्ट्राइक हुआ है, उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। और सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि इनका मकसद क्या है। हर दिन अमेरिकन की आवाम को ट्रंप कोई डिफरेंट चीज़, कोई मुख्तलिफ चीज़ बताता है। तो आई थिंक जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप बैठ के अमेरिका को बता नहीं सकें कि ये हमारे एम है, इतनी देर लगेगी, आई थिंक कंफ्यूजन उतनी ही बढ़ेगी। और अब मिड टर्म आ रहे हैं नवंबर में, तो जितना पास जाता रहेगा नवंबर के, उतना ही ज़्यादा प्रेशर उनको पड़ना लगेगा। और आई थिंक ये भी एक रियलिटी है कि अमेरिका की मिलिट्री सबसे बड़ी है, सबसे वेल फंडेड है, मगर उनके पास भी जैसे इंटरसेप्टर होते हैं, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। तो जितना ये लंबा चलेगा उतने ही उनके रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे, उतने ही कम होंगे और उतना ही प्रेशर पड़ेगा। अब थर्ड जो उन्होंने साउथ कोरिया से यहाँ पे मिडिल ईस्ट मंगवाया है अमेरिका ने, क्या इसके बाद अगर नॉर्थ कोरिया ने कोई प्रेशर डाला साउथ कोरिया पे, तो अमेरिका के अंदर इस बात पे कोई डिस्कशन हो रही है कि इतनी बुरी प्लानिंग के ज़रिए ये जंग शुरू की गई और इस तरह जो अब वो अपने मिलिट्री एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, कामयाबी भी कोई नहीं मिल रही, पूरी दुनिया का मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा खुल के, यूरोप भी नहीं दे रहा, तो इस सिचुएशन में अमेरिका के अंदर जो आपकी कांग्रेस है, सेनेट है, वो क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे ट्रंप पे कि इसको बंद करें जंग को? जो जब से ट्रंप साहब आए हैं हुकूमत में, कोई साल से ज़्यादा हो गया है, उन्होंने जो रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, डेमोक्रेट्स हैं, वो काफ़ी सिस्टमैटिकली ख़त्म किए हैं। वो या ही तो पॉपुलैरिटी उनकी इतनी ज़्यादा है, या ही उनके पीछे साल से हर डिफरेंट चीज़ों में उनके खिलाफ गए हैं। तो काफ़ी इनकी अपोजिशन पार्टी जो है, जो डेमोक्रेट्स अभी है, वो काफ़ी वीक है। तो शायद वो स्टेटमेंट्स निकालें, वो कहें, मगर उनकी मेजोरिटी नहीं है कांग्रेस में, तो उनकी बहुत लिमिटेड पावर है। और आप सही कह रहे हैं, देखिए 50% यूएस एयरफोर्स जो है अभी मिडिल ईस्ट में है, तो उनकी वनरेबिलिटीज हैं। और अगर चाइना ताइवान पे मूव करे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे मूव करे, कंसर्न है पेंटागन में कि ये काफी वनरेबिलिटी छोड़ चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। जो आप बता रहे हैं कि वहाँ ऑपोजिशन को भी उन्होंने रगड़ा लगाया है, मीडिया को भी रगड़ा लगाया है,
तो अब फिर वहाँ कौन सी ऐसी फोर्स रहेगी अमेरिका में जो ट्रंप का हाथ रोके? दूसरा ये बताइएगा, आज आप पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? अगर आपको डोनाल्ड रम्सफील्ड याद हो, जो इराक वॉर में डिफेंस मिनिस्टर था, मुझे याद है वो किस तरह बात किया करते थे। अब पीट हेग्सेथ भी है, इनके बारे में है भी कि ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट की तरफ इनका रुझान है। तो कैसे बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? उनसे जो सवालात हुए हैं उनके उन्होंने जवाब कॉन्फिडेंटली दिए, एरोगेंटली दिए, क्या है उनका रवैया, क्या है? ज़रा बताएंगे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको सेकंड आपका सवाल का पहले जवाब आंसर देता हूँ। उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनने आधा की जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी 7 मिनट थी, उनमें से 3-4 मिनट उन्होंने मीडिया के खिलाफ बातें की। उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं दे रहा अमेरिकन लोगों को। तो उनका काफ़ी उनने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट देने की कोशिश की। उनके साथ जो खड़े हुए थे, जो यूनिफॉर्म्ड 4 स्टार जनरल डैन केन है, उनका ज़्यादा थोड़ा सा एक सोबर किस्म का एटीट्यूड था। उन्होंने कहा कि देखें ये जंग है, टाइम लगता है। तो आई थिंक काफ़ी डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। बिकॉज पीट हेग्सेथ आप तो जानते हैं वो फॉक्स न्यूज़ पे काम करते थे, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ही है कि ऐसे जो कोई टीवी पे हो। आपका दूसरा सवाल कि कौन प्रेसिडेंट ट्रंप को रोक सकता है, जवाब यह है कि कोई नहीं रोक सकता। अभी जब तक मिड टर्म नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को रोक सके फॉरेन अफेयर्स में स्पेसिफिकली। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो आपने उनको कॉकी स्टाइल है उनका पीट हेग्सेथ का, लेकिन उनको कामयाबी भी नहीं मिल रही, तो इस चीज़, और वैसे भी पेंटागन ने पाबंदी लगाई हुई है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर कोई ख़बर इस जंग के हवाले से कोई मीडिया आउटलेट नहीं देगा। फिर भी उन्हें मीडिया से शिकायत है, तो क्यों है? अभी ये जो आप कह रहे हैं ना, ने जो लिमिट लगाई थी वो हम पे भी लगाने की कोशिश की थी कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं साइन करें कि जो ही हम लोग चाहते हैं वो पब्लिश हो, तो आपको पेंटागन से निकाला जाएगा। हमारे ऑफिसेस होते थे पहले, तो हमने नहीं साइन किया और हम सबको निकाला गया। जो आपके जो मेजर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, रॉयटर्स, हम सबको निकाला गया। तो हम पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि हमारे सोर्सेज हैं पेंटागन में, मिलिट्री में, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, और उनसे बातचीत हो रही है। मेरे ख्याल से जब लोग मीडिया के खिलाफ बात करते हैं, उनको या तो शायद कोई फेलियर हो रहा हो जंग में, या इनसिक्योरिटी हो। और आई थिंक हिस्टोरिकली यही देखा है फेलियर कि हो या जब चीज़ें इनसिक्योरिटी। सही नहीं जा रही होती वही होता है। ठीक, चीज़ें सही नहीं जा रही तो ये होता है। और चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, नवंबर तक इदरीस कह रहे हैं, वहाँ ये है कि ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता, नवंबर तक जंग जा सकती है, और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन नहीं रोक सकती है अगर उन्हें इलेक्शन हारने का ख़तरा हुआ। तो आपको भी ये लगता है कि ये जंग अब नवंबर तक चलेगी? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा चलेगी। और देखें, कामयाबी इनको हो नहीं रही अमेरिका को। और जो उनको नुकसानात हैं अभी, तो बहुत सारे, तो जो बहरीन में और कतर में जो दूसरी जगह पे इनके अड्डे हैं, जहाँ पे इन्होंने खरबों डॉलर लगाए हुए थे, और उसका जो नुकसान हुआ है और उसकी खबरें नहीं आने दे रहे, वो जब खबरें निकलेंगी ना सूनर लेटर, तो इसलिए इनका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि एक गैर कानूनी जंग उन्होंने नाफिज की है, और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर वो है कि अबनाए हुर्मुज़ को जो बंद किया गया है, उसको छुड़वाने की या छुड़वाने की कोई इनके पास वो नहीं थी, जिसे कहते हैं ना, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई किसी किस्म की स्कीम नहीं थी। और पहले तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम स्कॉट शिप्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वहीं पे सबसे ज़्यादा इनका टेस्ट होना है पीटर हेग्सेथ का भी, कि भाई ये कैसे इनको किया जाए। मैं परवीन सानी साहब का, वो आपको पता, बड़ी तहकीक करते हैं, और उन्होंने वो बहुत सारे बताए हैं कि कौन कौन से सी बेस्ड मिसाइल्स हैं, और कौन कौन सी लैंड माइन्स हैं, और कौन कौन सी सी माइन्स हैं जो उन्होंने लगाई हुई हैं। तो अगर ये सब कुछ उनके इख्तियार में है, तो आप देखें ना पूरी दुनिया का किस कदर प्रेशर पड़ेगा। चीन को अलबत्ता शायद इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत वो चीन के लिए तो तेल जा रहा है ईरान की तरफ से, वो निकालने दे रहे हैं उनको, और वो रूस से भी ले रहे हैं। लेकिन यूरोप को बहुत फर्क पड़ेगा, बाकी सारी दुनिया को बहुत पड़ेगा। ये कीमतें अमेरिका के अंदर भी बढ़ेंगी। ठीक है, अमेरिका आजकल तेल के ऊपर इतना ज़्यादा, मिडल ईस्टर्न ऑयल पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल चूंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो वहाँ पे भी बढ़ेंगी। तो प्रेशर तो आएंगे। मैं नहीं समझता कि एक आध महीने से ज़्यादा और ये प्रेशर साल सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि 2-3 हफ्ते के बाद वो कोई विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे, जिस अपने अंदाज में, मखसूस अंदाज में करते हैं, और उसको ख़त्म कर देंगे जंग।
ठीक है, विक्ट्री आप समझते हैं वो डिक्लेयर करेंगे। मैं अभी पूछता हूँ अजीज साहब से कि विक्ट्री डिक्लेयर करने का कोई प्लान है कि नहीं, लेकिन इससे पहले मैं एक जो हमें आई है ख़बर वो ये है कि इस्लामाबाद की फ़ज़ाई हदूद बंद नहीं हुई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक फ़ाल है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है, परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। ये हुकूमत ने जारी की है अभी उस ख़बर के बाद जिसमें ड्रोन यहाँ पे इस्लामाबाद में इंटरसेप्ट किया गया और उसको गिराया गया सक्सेसफुली और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से इस्लामाबाद का एयरपोर्ट ना एयरपोर्ट बंद है, ना फ़्लाइट्स की अराइवल लैंडिंग और उनका डिपार्चर बंद है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट अपने मामूल के मुताबिक वहाँ पे परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। ये ज़रूरी था बताना। और जी साहब ये बताइएगा कि जो अभी एजाज चौधरी साहब ने कहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप साहब अनाउंस करें कि हमने जंग जीत ली और चले जाएं, और लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है अगर वो ना खुली तो फिर जंग कैसे जीती? कुछ ना कुछ तो मामला तय करने पड़ेंगे ना कहीं। नहीं, ये सही बोल रहे हैं कि मतलब कह तो सकते हैं कि जंग जीत चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को सेल्समैन किया जाता है तो कह सकते हैं कि जीत चुके हैं, मगर मुझे काफ़ी मुश्किल लग रही है कैसे कर पाएंगे। पहले दिन जब आयतुल्ला खमीनी को मारा गया था इसराइल से, उस दिन कह सकते थे कि देखें लीडर जो है वो मर चुके हैं, मारा दिया है, अब विक्ट्री हो चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहेंगे कि विक्ट्री हो चुकी है, क्योंकि रियलिटी है कि ईरान के पास भी से है। ईरान शायद काफ़ी अटैक हो चुका है, मगर फिर भी मिलिटरी स्ट्रांग है। तो अगर ईरान कहे कि हम लोग स्ट्रेट नहीं खोलेंगे, अगर वो काउंटर अटैक दुबई कतर पे कंटिन्यू करें, तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ट्रंप कैसे सेल कर सकेंगे अमेरिकन ठीक है, लोगों को कि ये जंग जीत ठीक। चुका है। आप वहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं उसके मुताबिक, ख़बरों के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक, क्या ये बता सकते हैं कि अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेस ईरान में दाखिल की जाएंगी या नहीं? यस और नो? मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ईरान की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है, तो ठीक, ग्राउंड ट्रूप्स मुश्किल होगा। ठीक, ठीक है। ताहिर एजाज चौधरी साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आपके ख्याल में ये जंग अब क्या शेप लेगी? क्या अमेरिका वाकई विक्ट्री डिक्लेयर करके चला जाएगा या कुछ ना कुछ मायदा करना पड़ेगा कहीं पे? नहीं, कुछ करना पड़ेगा जी, स्टेलमेट है। और मुझे तो यही पता चल रहा है कि अमेरिकी कोशिश कर रहे हैं ओमान के ज़रिए या किसी और इंटरलोकुटर के ज़रिए कि कोई थोड़ा सा किसी की तरफ मामला तय हो, क्योंकि गल्फ़ रियासतें जो है ना वो बड़ी मुश्किल में है। पहले आपको पता है कि इसराइल ने जब ईरान के ऑयल रिजर्वायर पे हमले किए तो अमेरिका ने रोक दिया, क्योंकि जब ये हमले करेंगे ईरानी उनके रिजर्वायर्स पे, गल्फ की रियासतों के और उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, तो वो तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो इस वजह से वो इतनी बड़ी अमेरिका की जो ठीक, इन्वेस्टमेंट है भारत हो रही है, ये रोकनी पड़ेगी अमेरिका को ये जंग। अदरवाइज उनके लिए ये जो खिता है वो हाथ से भी निकल जाएगा। और इसराइल का भी जो ख्वाब था ना कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा और मैं यहाँ पे सारे अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे, ये सब का सब अब खतरे में पड़ चुका है जी।